डल लेक, निगीन लेक जो कश्मीर की शान है। हाउस बोट्स की बात करें, शिकाराज़ की बात करें, तो इसमें चार चाँद लगाता है। कश्मीर की खूबसूरती को बढ़ाने में डल लेक का सबसे बड़ा हाथ है, जेहलम लेक का सबसे बड़ा हाथ है, निगीन लेक का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन पहलगाम 22 रन अटैक के बाद क्या ये शान-ओ-शौकत, क्या ये सारी चीज़ें वैसे ही बरकरार रही या फिर इसमें कुछ कमी-पेशियाँ आ गई? हमारे साथ इस वक़्त याकूब साहब मौजूद है। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि क्या चीज़ें जो है बदली पहलगाम 22 रन अटैक के बाद? क्योंकि हमने देखा कि टूरिस्ट जो है कश्मीर की जान है, क्योंकि इन हाउस बोट्स की शान-ओ-शौकत उन्हीं से बढ़ जाती है। लेकिन हमने देखा कि टूरिस्ट के फ्लो में भी काफ़ी कमी देखी। तो क्या कुछ चीज़ें जो है बदली उसके बाद? बहुत-बहुत शुक्रिया मसरूर जी आपका, आपने यहाँ पे तशरीफ़ लाया और एक ऐसा सवाल खड़ा है इस वक़्त हमारे सामने जो भी ट्रैवल के साथ वाबस्तगी रखते हैं, टूरिज़्म के साथ वास्ता रखते हैं और आपने जो सवाल पूछा कि क्या बदला? जब यहाँ पे 90 में अनसर्टेनिटी हुई एक्सचेंज ऑफ फायर होते थे, क्रॉस फायरिंग जिसको हम कहते थे, ग्रेनेड अटैक्स भी होते थे, दिन दहाड़े यहाँ पे लोगों की लाशें गिरती थी, लेकिन तब भी ऐसा माहौल मुझे नहीं दिखा जो पिछले 4-5 महीनों से यहाँ पे कश्मीर में इस हुँ, वक़्त नोरमा है। जैसे कि हमने बहुत सारे अनरेस्ट्स भी देखे, हुँ, 2008 का अनरेस्ट देखा, 2009 का देखा, 2010 का देखा, 2014 और 16 भी देखा हमने, हुँ, जबकि सैलाब भी था 14 में और 16 में ज़बरदस्त अनरेस्ट हुआ। फिर 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल भी हुआ, कोरोना भी का दौर भी था। हुँ, लेकिन कोरोना यूँ ही हट गया उसके बाद यहाँ पे टूरिस्ट आने लगे। ये जो पहलगाम का सिनेरियो है जिसमें करीबन-करीबन 27 टूरिस्ट की किलिंग हो गई। अब जिन्होंने किया हमने बार-बार हर फोरम पे उसकी मज़म्मत की हुँ, कि जो भी दरिंदे उसके पीछे मुलव्वस है उनको अल्लाह सज़ा दे क्योंकि आलिम गायब तो अल्लाह के उसमें है, कुदरत में है कि कौन थे उसके पीछे। लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ। हुँ, हमने यहाँ पे जो इज़राइली टूरिस्ट है जब उनको बंदी बना दिया तब भी यहाँ पे उसके बाद टूरिस्ट आने लगे। हमने वो दौर भी देखा जब यहाँ पे पहलगाम में ही फॉरेन टूरिस्ट को गायब किया गया, हुँ, लेकिन उसके बाद वापस जो लाइफ़लाइन है वो पटरी पे आ गई। हुँ, लेकिन ये एक ऐसा सिनेरियो है, इसमें इस वक़्त हमारी सब लोगों की हैरान अक्ल है। क्योंकि ना जब भी हम किसी को फ़ोन करते हैं, ट्रैवल एजेंट फ़ोन वहाँ से नहीं करता, इंक्वायरी नहीं है, हुँ, यहाँ पे कोई अगर आता है वो अपनी रिस्क पे आता है। हुँ, और जिस तरह से मैंने बार-बार भी हर फोरम पे, हर डिबेट में यही कहा था देखिए अगर आप उ उन चीज़ों को देखोगे, मैंने यही कहा था कि हर एक चीज़ पॉसिबल है। हुँ, ये कौन-सी बड़ी बात है कि यहाँ पे इस वक़्त टूरिस्ट का फुटफॉल नहीं आएगा, हुँ, जबकि दशहरा का फेस्टिवल है, दिवाली का फेस्टिवल है और लोग हॉलिडेज़ पे आते हैं। तो ये कौन-सी बड़ी बात है, जब 8 में आ गए, जब 10 में आ गए, 9 में आ गए, 16 में आ गए, जब यहाँ पे अमरनाथ यात्रा का कंट्रोवर्शियल साल रहा, हुँ, तब भी यहाँ पे हर होटल, हर हाउस बोट फुल था। ये नहीं कि यहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन बदकिस्मती के साथ देखिए इस टूरिज़्म सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया, नज़रअंदाज किया गया दोनों तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और हर फोरम में, हर डिबेट में मैंने यही कहा था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसमें यूनियन मिनिस्ट्री भी है, तो अगर ये यहाँ जम्मू कश्मीर की प्रमोशन करे और एक मर्तबा वो अपने मुँह से, अपने स्टेटमेंट में ये दर्ज करे कि आज हम अब खुली छूट देते हैं, ग्रीन सिग्नल देते हैं तमाम देशवासियों को कि वो जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, कश्मीर घूम सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी हमें ज़िम्मेदारी है, उनकी पूरी जो सिक्योरिटी के जो फैसिलिटीज़ है हमने हर जगह वहाँ पे रखी है। इसके बाद आप देखिएगा बंगस बंद, दूधपथरी बंद, आरूवैली बंद, ड्रंक वाटरफॉल बंद। अगर आप ये चीज़ें बंद कर रहे हो, तो ये जो बात है, ये बाकी देशवासियों के पास क्या आ जाती है कि वहाँ पे हालात ख़राब है, जबकि है नहीं। ये हुँ, सबको यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आए, आप लोगों ने बड़े अक्सबंदी की पहलगाम के बाद यहाँ पे टूरिस्टों के जो यहाँ पे आए, चाहे शालीमार में किए, डल लेक में किए, पहलगाम में किए, किधर भी किए, तो उन्होंने यही पॉज़िटिव मैसेज दी कि कश्मीर में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर यही चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को ठान ले और अपने स्टेटमेंट दे के ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं हम अपने देशवासियों को, वो अब जा सकते हैं कश्मीर। हुँ, लेकिन
हो नहीं पा रहा है, उनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रही है, ना तो ये जो मैंने नाम दिए हैं इन जगहों के, इनको खोल रहे हैं। आपने देखा रिसेंटली चाया साहब ने भी रिक्वेस्ट की थी कि अब ये दिवाली का हॉलिडेज़ है, छुट्टियाँ हैं, कृपया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे नज़रसानी करे और इन जगहों के डेस्टिनेशन को इजाज़त दे खोलने के लिए। वंस ये अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ़ दूध पथरी, ये अपना क्या बोलते हैं इसको, ड्रंग वाटरफॉल जो गुलमर्ग के बगल में ही पड़ता है, जब गुलमर्ग लोग जा सकते हैं तो ड्रंग वाटरफॉल क्यों नहीं? ये सवाल यहाँ मारक है। तो ये डेलिबरेटली जानबूझ के ऐसी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे क्रश करने के लिए ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। मैं डंकी चोट कहता हूँ कि अगर सिर्फ पॉजिटिव मैसेज ये जाए, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ही कहें, अगर यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जाए कि आप जाइए, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। मैं कहता हूँ कल की डेट में आप देखिए कि यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे फुटफॉल टूरिज्म दिखेगा आपको। अगर हम देखें बाइसन अटैक के बाद काफ़ी सारी अवेयरनेस हो गई, चाहे टूरिस्ट के हवाले से हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे की गई, लेकिन उसके बाद हमने देखे टूरिस्ट आए, लेकिन उतनी मिकदार में नहीं आए, तो हाउस बोट ओनर्स का कितना नुकसान है? क्योंकि हाउस बोट्स की बात करें तो काफ़ी तादाद में जो इसको पैसा भी लगता है, बिल्कुल। रिनोवेशन करनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें इसमें लगती है, कितना नुकसान हो गया? देखिए, अगर हम यहाँ पे 5 कैटेगरीज़ के हाउस बोट्स हैं। डिलक्स सबसे टॉप, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास लास्ट तक का जो लोएस्ट होता है। सबसे पहले हमारे हाउस बोट को हर साल कॉकलिंग की जाती है। नीचे बॉटम में जो कॉकलिंग की जाती है, उसके लिए करीबन-करीबन हर हाउस बोट का तकरीबन मैं मिनिमम कहता हूँ 1 लाख और 1,50,000 भी लगता है। ये साइज़ पे डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ द हाउस बोट कितनी बड़ी है। तो आप मान लीजिएगा कि ये जो 1 लाख रुपया है, इस वक़्त बड़ी मुश्किल से यहाँ पे इस वक़्त बियर कर सकता है हमारा हाउस बोट। वो अपने फैमिली को सर्वाइव कराएगा, उनको खिलाएगा, दवाइयाँ लाएगा, बच्चों के लिए फ़ीस देगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी देगा, बाकी चीज़ें जो एक्सपेंसेस है, वो करेगा या हाउस बोट को कॉकलिंग करेगा। 2 चीज़ें उसके पास ऑप्शंस है, या तो उसको अपनी फैमिली को ख़त्म करना है और इस यूनिट को ज़िंदा रखना, या तो यूनिट को ख़त्म करना है, अपनी फैमिली को ज़िंदा रखना, ये इस वक़्त हमारा ऑप्शन रहा है। तो अब आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी माशी हालात इस वक़्त यहाँ पे हाउस बोट तबके की, इस इंडस्ट्री की या इस कम्युनिटी की क्या हालत है। रही बात नुकसान की, देखिए हम नॉर्मली सीज़न में 4 से साढ़े 4 हज़ार रुपया एक रूम का चार्ज करते थे। जो हमारा सीज़न था वो 90 दिन का था। तो अगर हमारे पास हाउस बोट 3 रूम है, ये हो गए 13,000 रुपया पर डे का। अब लगा दीजिएगा मल्टीपल बाय 90 डेज़, ये कितना पैसा होता था और इसकी वजह से ये जो अभी 4 महीने हमारे नुकसान हुए, इससे आप कैलकुलेशन लगाइएगा कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। इस वक़्त इन 4 महीनों में हमारा कितना, तकरीबन 14 लाख रुपया कहीं नहीं गया है, जो हमारा इस वक़्त नुकसान हो रहा है। एक हाउस बोट की मैं बात कर रहा हूँ। विंटर्स की बात करें, विंटर भी आने वाले हैं, सीज़न भी ख़त्म हो रहा है, डल लेक में काफ़ी सारी परेशानियाँ आती है। क्या उन सब चीज़ों का आपने फैसिलिटीज़ रखी है? क्योंकि विंटर आने वाले हैं, बहुत सारी दिक्कतें सामने आने वाली हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारे पास अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या तो यूनिट ज़िंदा रखना है, नहीं तो अपनी फैमिली ज़िंदा रखनी है। और फैमिली को ज़िंदा रखने के लिए जो भी हमने माश तक कमाया, वो अभी तक ख़त्म हो गया है। और यकीन करिएगा, ये इस वक़्त हम जो ये सूट-बूट लगा के जाते हैं, ये सोसाइटी को भी फेस करना है, अपने आप को भी दिखाना है कि हम ज़िंदा हैं। ये दिखावा सारा कुछ चल रहा है आज की देखो, मैं ज़हर हिलाल को कभी कह ना सका कल। जो हक है, वो हक बोलना चाहिए, सच जो है, वो सच्चाई बोलनी चाहिए। ये खाली मेरा हाल नहीं है, सिर्फ हाउस बोट वालों का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टैक्सी ड्राइवरों की बात कर रहा हूँ। मैं अभी जो यहाँ से आए, आप जो शिकारे वाले हैं, बेचारे मजदूर लोग हैं, सुबह निकलते शाम को वापस आते, 700-800 हज़ार रुपया कमाते थे बेचारे, अब ये भी वहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो होटलियर्स है, घोड़े वाले हैं, पोर्टर्स है, गाइड है, जितने भी इसके साथ, इस टूरिज्म के साथ वाबस्तगी रख रहे हैं, सबका हाल यही है। खासकर देखिएगा, दो बड़ी चीज़ें हैं इसमें जिनका मुझे बड़ा अफ़सोस है। मैं अभी बोट चला रहा था, आपको मैं बोट में बोला था कि चलो ये जो मेरा यूनिट है, ये मेरा अपना है। जिन्होंने लीज़ पे होटल्स ली है, उन बेचारों की क्या हालत होगी। उन्होंने औरतों का गहना,
पैसा, लोन ये सब मिला के लीज़ पे होटल्स लिए थे। ये उनके पास ये उम्मीद थी कि सीज़न अच्छा लगेगा, हम भी कमाएँगे और जिसकी होटल है लीज़ पे उसको भी देंगे। हुआ उल्टा, जो गाड़ी वाले हैं उन्होंने बेचारों ने गाड़ियाँ ली थी बैंक लोन से, अब उनकी ईएमआई भी वसूल नहीं हो पा रही। कैसे हो जाएगी जब कमाया नहीं तो ईएमआई कैसे देगा? वो अपने फैमिली को खिलाएगा-पिलाएगा, फीस देगा, दवाइयाँ लाएगा या ईएमआई देगा। अब उसके पास भी वही ऑप्शन है, या तो गाड़ी बैंक ले, अपने दूसरी कोई ऑप्शन मज़दूरी कर देंगे, अपनी फैमिली को सर्वाइव करेंगे। ओवरऑल ये जो सारे टूरिज़्म पे डिपेंड कर रहे हैं इस वक़्त बेयारो मददगार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने इनको छोड़ा है। आपने देखा जनाब अभी जो मेवा गाड़ियाँ मेवा हमारा सन्नत है बहुत रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। मैं किसी के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब मेवा इस वक़्त गाड़ियाँ फँस गई नेशनल हाईवे पे लो बाहर से लोग आए उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अप्रैल के बाद आज तक किस एक सोशल एक्टिविस्ट ने या कौन बाहर से आए जिन्होंने हमें सपोर्ट किया कि ये जो टूरिज़्म पे डिपेंड करने वाले लोग हैं, ये मर रहे हैं। इसी तरह मैं आपको एक बात बहुत शायद आपको इस बात की मालूमात नहीं होगी, आपकी जानकारी के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। जब यहाँ पे ऐसे हालात होते थे, अनरेस्ट होते थे या ऐसी कुदरती आफ़त आती थी, तो जो मरकज़ी सरकार उन दिनों की जो मरकज़ी सरकार थी, अब मैं नाम नहीं बोलूँगा, सबको मालूम है। वो क्या करते थे, ये जो शिकारा वाले इनको 5-5 हज़ार कंपनसेशन देते थे, घोड़े वालों को कंपनसेट करते थे, स्लेज वालों को, गाइड्स को, बाकी जो है और हमें हाउस बोट वालों को 2 मर्तबा उन्होंने 2 अरेस्ट बड़े जो अरेस्ट हुए थे, उनमें एक 3 लाख रुपया पर हाउस बोट का दिया था और एक बार 5 लाख रुपया दिया था कि आप अपने हाउस बोट को रिनोवेट करो, अपने फैमिली को बचाओ और उसके बाद इसको वापस रिपे करना है। ना तो हमें कंपनसेशन दिया जाता है, ना हमें सॉफ्ट लोन दिया जाता है ताकि हम अपनी फैमिली जो पीछे पड़ी है इनको सर्वाइव करें। यही हाल शिकारा वालों का, यही ड्राइवर का। और ड्राइवर की मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और यहाँ की रियासती सरकार को भी, खासकर एलजी साहब को भी, कि वो एक ऐसा स्टेटमेंट दे कि ये जो टैक्सी ड्राइवर्स है इनका जो ईएमआई है वो मार्च नेक्स्ट 2026 तक उनको ईएमआई न ले बैंक वाले, और उसके बाद जब यहाँ पे दोबारा ये जो नेक्स्ट सीजन आएगा टूरिज्म का, वहां से वो जो कमाई करेंगे उसके बाद वो दोबारा अप्रैल से अपनी ईएमआई भरेंगे। अगर ये चीज होगी तो कम से कम उनको भी बेचारों को रिलीफ मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है पहलगाम बाइसरन के बाद काफ़ी सारी चीज़ें कश्मीर में बदली, टूरिज़्म पे काफ़ी सारा इफ़ेक्ट पड़ा। शिकारा वालों की अगर हाउस बोट्स की बात करें, जो डल लेक की शान है, उन पे भी काफ़ी सारा असर पड़ा। देखते हैं क्या कुछ अपडेट आता है, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। तब तक मसरूर क़य्यूम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं नवरात्रि स्पेशल। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की एलईडी और 25,000 का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360।